चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड जो है आपके एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ सच्ची चीज़ें जो मतलब कि अप्लाई होती हैं हमारे मैथ्स में या ज्योमेट्री में, उन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी लैंग्वेज में, उनको उसने समझाने की कोशिश की है। अब वो जो दो चीज़ें हैं, देखिए उन चीज़ों को उन्होंने दो चीज़ों में भागा है। एक तो है एक्सियम। एक्सियम वो होते हैं जो आपके हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। ये इतने आसान है कि आप जब इन्हें सुनेंगे, समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो हमको ऑलरेडी पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं पोस्टुलेट। पोस्टुलेट वो चीज़ें होती हैं जो आपके सिर्फ ज्योमेट्री में अप्लाई होते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, उनको भी आप ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले एक्सियम से शुरुआत करते हैं। आपके 7 एक्सियम्स हैं, इन्हें मैं बारी बारी आपको समझाऊंगा। ऑलरेडी आपको ये आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए फर्स्ट एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहता है जो चीज़ें किसी एक चीज़ के बराबर हैं वो आपस में बराबर होती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ए जो है x के बराबर है और जो b है वो भी आपका x के बराबर है। यानी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, a और b जो है ना आपके किसी सेम चीज के बराबर है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये जो चीज है ना आपका a और b, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। कितना सिंपल सी बात है। मान लीजिए a कोई बच्चा है वो 4 साल का है, b कोई बच्चा है वो भी 4 साल का है, तो ये दोनों के दोनों 4 के बराबर हुए ना, तो ये आपस में बराबर है। ये है इसका मतलब। तो ये इतने आसान है, आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी इन्हें जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। एक एक करके सबको देखते हैं। सेकंड है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। कहता है कि कोई चीज़ें इक्वल हैं, 5 और 5 इक्वल है, अगर इनमें इक्वल ही ऐड कर दिया जाए, यानी दोनों तरफ मैं इक्वल ऐड कर देता हूँ, मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूँ, ये लो, द होल्स आर इक्वल। तो अब जो कंप्लीट बनेगा वो भी तो इक्वल ही होगा। 5 और 5 बराबर थे, मैंने उनमें बराबर चीज़ ऐड कर दी, तो जो रिजल्ट आया वो भी तो बराबर ही आया। थर्ड पोस्टुलेट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये इसका बिल्कुल उल्टा है। दो चीज़ें इक्वल है, यानी आपका 5 और 5 इक्वल है। अब दोनों में से सेम चीज़ माइनस कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट। मैं दोनों में से 2 माइनस कर देता हूँ, तो अब जो रिजल्ट आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ भी 3 आया, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो बराबर आएगा। रिमाइंडर्स मतलब जो बच गया वो भी बराबर होगा। चलिए फोर्थ क्या कहता है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना। देखिए जैसे एक लाइन है आपकी, मैं इसके ऊपर एक और लाइन बना देता हूँ, ये इसके ऊपर मैंने एक और लाइन बना दी, उसने इसको पूरी तरह से ढक लिया। विच कोइंसाइड विद वन अनदर, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, तो आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो बराबर ही होंगी। पहली लाइन ने दूसरी लाइन को ढक लिया, दूसरी ने पहली को ढक लिया, ना इधर एक्स्ट्रा निकला ना इधर एक्स्ट्रा निकला, तो ऑफ कोर्स ये बराबर ही है। फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ एक्सियम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल का मतलब होता है सारा और पार्ट का मतलब होता है एक टुकड़ा। कहता है जो होल होता है वो टुकड़े से बड़ा होता है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो सभी जानते हैं। देखिए जैसे कि ये होल है, ये एक लाइन है आपकी 10 सेंटीमीटर की, मैंने इसको तोड़ दिया, ये टुकड़ा कर दिया 2 सेंटीमीटर का, तो जो पार्ट है ये तो ऑफ कोर्स होल से छोटा ही होगा,
मैं इस 10 सेंटीमीटर की लाइन के कितने भी टुकड़े तोड़ देता हूँ, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, तो इसके जितने भी टुकड़े होंगे ना, कोई एक टुकड़ा वो पूरे से तो छोटा ही होगा, यानी कि जो होल है, जो पूरा है, वो टुकड़े से हमेशा ज़्यादा होता है। कितनी सिंपल सी बात है। 6th, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये तो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड के जैसा ही है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी कोई दो चीज़ें हैं, वो किसी चीज़ का डबल है, डबल ऑफ द सेम थिंग्स। जैसे ए है, ये बी है, ये ए भी आपका एक्स के डबल के बराबर है और बी भी आपका एक्स के डबल के बराबर है, तो ए और बी आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही तो था आपका सेकंड वाला भी। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, सॉरी फर्स्ट वाला, जैसा फर्स्ट वाला है ऐसा ही है 6th वाला, बस इसमें डबल लिखा हुआ है। चलिए 7th क्या कहता है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये इसी की तरह है। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, ऐसी कोई दो चीज़ें, मान लीजिए यही ए और बी है, ए भी आपका एक्स का हाफ है और बी भी आपका एक्स का हाफ है। ये दोनों के दोनों किसी सेम चीज़ के हाफ के बराबर है, तो अब ये आपस में बराबर होंगे। ये 7th लिखा हुआ है। तो ये तो एक्सियम्स थे, ये बहुत ही सिंपल थे। जनरली आपको ये ना बिल्कुल ऑलरेडी पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए इसके बाद होते हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स जो होते हैं ना आपके, वो एक्चुअली सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर ही अप्लाई होते हैं। तो पोस्टुलेट शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक बनाई जा सकती है। फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से, टू एनी अदर पॉइंट, किसी भी दूसरे पॉइंट तक। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए डाल दिया, यहाँ पे पॉइंट बी डाल दिया, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बस इतनी सी बात इसमें कही है। पोस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। किसी लाइन को, जैसे कि कोई लाइन है या लाइन सेगमेंट भी हो, कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, उसे हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी तरफ। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ए बी आपको एक लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही है, इसे हम इधर भी कितना बढ़ा सकते हैं और इसे हम इधर भी कितना बढ़ा सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई सर्कल कितना भी रेडियस लेके और कहीं पे भी सेंटर लेके बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया O, अपना प्रकार खोल लिया 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे सुई रखी प्रकार की, बन गया सर्कल। मैं ये कहीं और भी बना सकता हूँ, ये बना लिया। अब 2 की जगह मैं 3 भी ले सकता हूँ। कितना भी खोल लूँ मैं प्रकार को, कहीं पे भी सेंटर ले लूँ, कितना भी रेडियस ले लूँ, मैं सर्कल बना सकता हूँ। ये है इस बात का मतलब। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये आपका 4th पोस्टुलेट है कि सारे के सारे जो राइट एंगल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब राइट एंगल तो आपको पता है ना कि 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल आपका होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मैंने यहाँ बनाया, 90 डिग्री का मैंने यहाँ बनाया, इसकी डंडियों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आर्म्स होती है ना, इनसे आपका फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी ये छोटी हैं और कितनी बड़ी हैं। डिग्री से मतलब है तो सिर्फ डिग्री देखी जाती है। तो सारे के सारे जो राइट एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर टेकता हूँ ना, तो ये जो एंगल है ना, ये आपका सेम आएगा, आर्म से मतलब नहीं है। पोस्टुलेट 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ें हैं ऊपर वाली, ये तो इतनी सिंपल है कि आपको ऑलरेडी पता है। 5th पोस्टुलेट का जो है ना यूज़ भी है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर आपके उसमें क्वेश्चंस भी है इससे रिलेटेड, तो इसे ज़रा ध्यान से देखें।
कहता है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, कि अगर कोई सीधी लाइन किन्हीं दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर पड़ती है आके, फॉलिंग मतलब उनके ऊपर गिरती है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। ये ऐसे कह रहा है कि कोई दो स्ट्रेट लाइंस हैं ऐसे, और इनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आके गिरती है इस तरह से, और फिर कहता है द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than two right angles। ये कहता है कि अगर किन्हीं दो लाइनों के ऊपर एक लाइन ऊपर से आके गिरती है और उसके जो इंटीरियर एंगल्स है ना, उनका सम आपके दो राइट एंगल से कम होता है। राइट एंगल क्या होता है 90 का, और दो राइट एंगल कितने के हो गए 180 का। यानी अगर अंदर वाले एंगलों का सम 180 से कम हो जाए, मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल ए है और ये बी है, और जब मैंने ए और बी को जोड़ा ना तो मेरा 180 से कम आया, तो इस तरफ जब इन दो लाइनों को मैं आगे प्रोड्यूस करूंगा ऐसे ऐसे, तो ये कहीं पे जाके आपस में ज़रूर मिल जाएंगी। इस तरफ वाली नहीं मिलेंगी, उस तरफ वाली मिलेंगी जहां इंटीरियर एंगल्स आपके 180 से कम बैठ रहे हैं। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है। इसका आगे यूज़ काफ़ी सम्स में है। तो ये आपके 5 पोस्टुलेट थे, एक्सियम्स आपने पहले किए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है। एक्सरसाइज 5.1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, और अपने आंसर्स का रीजन भी बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये कहता है कि किसी सिंगल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। अब यहां देखिए, मैं एक सिंगल पॉइंट बनाता हूं, ये रहा। मैंने यहां से एक लाइन पास की है, ये पास हो गई। मैंने एक और लाइन बना दी, ये पास हो गई, और बना दी ये। ऐसी कितनी ही लाइन मैं इस सिंगल पॉइंट से पास कर सकता हूं। लेकिन बुक वाला कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ये पॉइंट आपका गलत है, यानी कि आंसर है फॉल्स। और क्यों है? इनडेफिनेटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एक पॉइंट से तो आपकी असंख्य, यानी कि जिन्हें आप गिन नहीं सकते, बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल, कहीं से कितना ही लाइनें बना लीजिए आप ऐसे। तो ये फॉल्स है। सेकंड पॉइंट में कहता है देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कहता है कि दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी कि अलग अलग पॉइंट, और यहां से इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स। इन्फिनिट का मतलब होता है असंख्य, यानी बहुत सारी। तो जब मैं इसमें लाइन पास करता हूं तो देखिए ये अकेली लाइन बनती है। अब अगर कोई लाइन में खींचता भी हो ना इन दो पॉइंट से, तो वो इसके ऊपर ही आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो अलग अलग पॉइंटों से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन तैयार कर सकते हैं। एक ही लाइन बनेगी आपकी, और ये कह रहा है कि बहुत सारी बनेंगी, तो ये तो गलत कह रहा है। तो आंसर फॉल्स। क्यों? थ्रो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। अगर कोई और लाइन कोशिश भी करेंगे ना हम, तो वो इसके ऊपर ही आएगी। चलिए थर्ड पॉइंट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड
इन्फिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। अभी अभी किया था ना आपने, ये पोस्टुलेट किया था, पोस्टुलेट 2 वही है ये, कि एक लाइन को बढ़ाया जा सकता है इन्फिनिटली कहीं तक भी। ये इन्फिनिटली नहीं होगा, इंडेफिनिटली होना चाहिए। सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ शायद। ये क्वेश्चन है टर्मिनेटेड लाइन कैन इंडेफिनेटली, ये इंडेफिनेटली है। A terminated line can be produced indefinitely. Indefinitely definitely का उल्टा होता है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं आप इसको। जैसे कोई लाइन है, ये मैंने कोई लाइन यहाँ तक की मेरी ये लाइन है, अब मैं चाहूँ इसको कितना भी बढ़ा लूँ इस तरफ, बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ, मैं इसको इधर भी बढ़ा सकता हूँ, कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक कहता है, ट्रू है ये। क्यों? अ टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट, या तो लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो। देखिए लाइन सेगमेंट होता है टुकड़ा, उसके दोनों पॉइंट पे आप एंड पॉइंट्स के 2 एंड पॉइंट होते हैं उसके, यानी अगर ऐसे हो तो ये आपका लाइन सेगमेंट है, अगर दोनों तरफ तीर लगा हो तो ये आपका लाइन है, यानी इसकी तो एक प्रॉपर लेंथ है, आप इसे भी बढ़ा सकते हैं, लाइन सेगमेंट हो या लाइन हो, आप दोनों को बढ़ा सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में। तो ट्रू है। चलिए 4th पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट में कहता है इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये तो कितनी सिंपल सी बात है, कोई बच्चा भी बता देगा इसको। 2 सर्कल्स आर इक्वल, अगर 2 सर्कल्स इक्वल हैं देन देयर रेडियाई आर इक्वल, तो उनके रेडियस जो होंगे, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई बोलते हैं, तो उनके रेडियाई हैं जो, वो भी इक्वल ही होंगे। देखिए मैं एक सर्कल बनाता हूं यहाँ पे, और इसी का सेम टू सेम अपने प्रकार को बिना हिलाए मैं एक और सर्कल बनाता हूं, तो बिल्कुल सेम साइज के होंगे। अब सेम ये कब होंगे? जब मैंने अपने कंपास को बिल्कुल भी मूव ना किया होगा, और जब कंपास को बिल्कुल भी मूव नहीं किया होगा, यानी कि जो मेरा कंपास खुला होगा वो सेम होगा, और वो क्या होता है, वो रेडियस होता है। तो जो सेम सर्कल होते हैं उनका रेडियस सेम होता है। अगर रेडियस सेम नहीं होगा तो सर्कल छोटा बड़ा बन जाएगा, तो रेडियस सेम ही होगा। तो ये ट्रू है। क्यों? 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई विल हैव द सेम रेडियस फ्रॉम द रिलेशन। 2 जो सेम सर्कल होते हैं उनका रेडियस भी सेम ही होता है। रिलेशन क्या? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब सेम सर्कल क्या होंगे? सेम सर्कल वही तो होंगे जिनका एरिया सेम होगा, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब आर इसका, अगर आर पाई आर स्क्वायर होगा एरिया, तो इसका भी तो यही आर होगा ना जितना आर इसका है। अगर इसका आर कम या ज़्यादा हो जाएगा तो एरिया में फ़र्क पड़ जाएगा ना। तो सेम सर्कल्स का रेडियस सेम होता है, तो ये ट्रू है। चलिए नेक्स्ट 5th पॉइंट है, इन फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। आपको कुछ लाइन दे रखी है, यहाँ पे 3 लाइनें दी हुई हैं, इसमें जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये जो पी क्यू है ये एक्स वाई के बराबर है। देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये जो ए बी है आपकी फर्स्ट लाइन, ये आपके एक्स वाई यानी कि 3rd लाइन के बराबर होगी। अब ये तो आपने पहला ही एग्जाम किया था कि कोई 2 चीज़ें अगर सेम चीज़ के बराबर है तो वो 2 चीज़ें भी आपस में बराबर होती हैं, वही लग रहा है यहाँ पे। ट्रू फ्रॉम द एक्सियम दैट इफ 2 थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू अ 3rd थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि अगर कोई 2 चीज़ें किसी एक चीज़ के बराबर है तो वो दोनों भी आपस में बराबर ही होंगी। एग्जाम्पल से मैं बताऊं आपको, देखिए ए बी और पी क्यू बराबर है, मैंने मान लिया ए बी 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगी।
अच्छा, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स वाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इससे क्या हुआ, ये सारी ही 5 सेंटीमीटर की होगी, तो जो मेरी पहली लाइन है वो थर्ड के बराबर हो गई ना। तो इतनी सिंपल सी बात है, ये आपका पहला ही एक्सियम था। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि कोई दो चीज़ें अगर किसी एक चीज़ के बराबर है तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में बराबर होती हैं। ये है इसका एक्सियम। चलिए, ये क्वेश्चन 1 था आपका। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इस चैप्टर में आपके थ्योरी के ज़्यादा हैं और प्रैक्टिकल करने के क्वेश्चंस कुछ ही हैं, 1-2। तो थ्योरी इसके अंदर ज़्यादा है। ये समझने के तौर पे जो चैप्टर है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें जो है ज्योमेट्री के वो आपके क्लियर होते हैं। क्वेश्चन 2 है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं इनकी आपको डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या जब आप इनको डिफाइन करेंगे तो उनमें कोई और भी ऐसे पॉइंट होंगे या ऐसी टर्म्स होंगी जिनकी डेफिनेशन ज़रूरी होगी। व्हाट आर दे, तो वो क्या होंगे, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उन्हें कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहला है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आप कैसे देंगे। देखिए, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसी आपकी लैंग्वेज हो आपको बस उसे डिस्क्राइब करना है। मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे डिफाइन किया है, आप अपनी में भी कर सकते हैं, बस चीज़ का मतलब समझ आना चाहिए। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन। 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। ये अपनी अपनी जगह पे चलती जा रही है, ये अपनी जगह पे चलती जा रही है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, 2 स्ट्रेट लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन। आप अपनी तरह भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 2 लाइंस विच हैव सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू आउट। यानी ऐसी 2 लाइनें जिनके बीच में शुरू से लेके एंड तक सेम डिस्टेंस हो। तो कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह भी पूछा था कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। पैरेलल लाइन को डिफाइन करने से पहले क्या कोई और भी टर्म्स है जो डिफाइन करी जा सकती हैं। बिल्कुल करी जा सकती हैं, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पैरेलल लाइन से पहले आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। आप एक लाइन को डिफाइन कर सकते हैं कि भैया लाइन क्या होती है, एक पॉइंट क्या होता है, क्योंकि लाइन किससे बनती है, लाइन भी तो पॉइंट से शुरू होती है ना, किसी से। तो ये इस तरह की ये टर्म सर, ये बहुत सिंपल है, इन्हें डिफाइन करना आपको आएगा नहीं एग्जाम में। आएगा तो सिंपल यही आएगा कि पैरेलल लाइन क्या होती हैं, और अगर आ भी जाता है तो आप अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। पैरेलल लाइन में लाइन होती है, लाइन को आप डिफाइन कर दीजिए, लाइन क्या होती है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को डिफाइन कर दीजिए। तो ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। सेकंड, परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस तो ये होती है ना जो एक दूसरे को 90 पे काटती हैं। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ऐसी 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कहाँ पे, एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। जहाँ पे वो टकरा रही हैं, जहाँ वो कट रही हैं, वहाँ पे 90 का एंगल बन जाए तो उन लाइनों को परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। थर्ड में लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स। अभी अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि लाइन सेगमेंट एक टुकड़ा होता है, उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये यहां से शुरू है, यहां पे खत्म है। तो एक लाइन, और एक लाइन जो होती है ना उसका कोई एंड नहीं होता, उसका नाम जरूर होता है, हम उसे नाम जरूर रखते हैं उसका, लेकिन उसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं, वो दोनों तरफ फ्री होती है। तो लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों। रेडियस, द लाइन सेगमेंट विद 1 एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। रेडियस हम किसे बोलते हैं,
देखिए ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन खींची, इसी को तो हम रेडियस बोलते हैं। इसी को इस तरह से लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया कि एक लाइन सेगमेंट यानी कि एक लाइन का टुकड़ा विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर, जिसका एक एंड पॉइंट तो सेंटर पे होता है एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और दूसरा जो पॉइंट है उसका सर्कल पे कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी सेंटर से शुरू हो और सर्कल पे कहीं भी टकरा जाए तो वहां से वहां तक की जो लंबाई होती है ना, वो आपका रेडियस होती है। इसके बाद है स्क्वायर। अब स्क्वायर किसे बोलते हैं? स्क्वायर की तो आप कितनी भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं? जिसकी 4 साइडें होती हैं और वो बंद होना चाहिए। तो ऐसी 4 साइडों वाली बंद फिगर जिसकी सारी साइडें बराबर हो, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल, और सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री हो यानी कि राइट एंगल हो, तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशंस थी। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। मान लीजिए नीचे जो 2 लिखे हुए हैं ना 1 और 2 पे, ये आपके पोस्टुलेट्स हैं। पहले पे लिखा है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, कि कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट्स अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, और उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पॉइंट जरूर होगा सी नाम का। एक तो ये बोल रहा है। दूसरा कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि कम से कम ऐसे 3 पॉइंट जरूर होंगे जो एक लाइन पे ना आ रहे हो। फिर नीचे कुछ कहता है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन पोस्टुलेट के अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म है? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट्स का मतलब होता है कि इनका कोई अर्थ है, कोई मीनिंग है, कोई लॉजिक है, या बस वैसे ही है, फालतू में ही कुछ भी लिख दिया है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट से हैं? एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन कीजिए इसको। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या क्या समझाया हुआ है? देखिए 2 पोस्टुलेट जो थे तो मैंने आपको इनकी इंग्लिश हिंदी बता दी कि इनका मतलब क्या था। अब इन्हें मैं थोड़ा यहाँ पे आपको फिगर से बताता हूँ। पहले मैं कह रहा था गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, कि आपको कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, और उनके बीच में कहीं पे कोई सी पॉइंट होगा जो इनके बीच में आएगा। तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सेकंड कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि कोई लाइन है उसके ऊपर कम से कम 3 पॉइंट्स होंगे जो एक लाइन पे ना आए। आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देखिए लाइन बनने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। 2 पॉइंट ही काफी होते हैं आपकी लाइन बनने के लिए। अच्छा ये कहता है 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो अगर तीसरा पॉइंट हम यहां लगा देते हैं ना, तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना सी, ये ए बी के ऊपर नहीं आ रहा। 3 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मतलब 3 पॉइंट तो होते ही हैं जिन्हें हम ऐसे दिखा दें कि ये लाइन के ऊपर नहीं है। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो ये लाइन के ऊपर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये है कि यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था ना इसमें, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं? तो हैं, बहुत सारी हैं।
सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? क्या ये जो पोस्टुलेट्स हैं आपके ये कंसिस्टेंट हैं, इनका कोई मीनिंग है? यस, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू टू डिफरेंट सिचुएशंस। इनका बिल्कुल लॉजिक है, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये कंसिस्टेंट हैं बिकॉज दे रेफर टू टू डिफरेंट सिचुएशंस, क्योंकि इनके अंदर दो डिफरेंट सिचुएशन दे रखी हैं। एक तो ये कि कोई तीसरा पॉइंट आपके ए और बी के बीच में हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। एक ये भी दे रखा है कि कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक लाइन के ऊपर ना आए, तो है ऐसा, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट तो होते हैं, तीसरा अगर हम कहीं और लगा दे तो दिखा सकते हैं कि कम से कम 3 हैं ऐसे जो एक लाइन के ऊपर नहीं आते। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, ये कम समझ में आता है बच्चों को। देखिए, अगर मैं यहाँ 3 की जगह 2 लगा दूँ, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स की जगह मैं 2 लगा दूँ, इसका मतलब क्या होगा कि एक लाइन के ऊपर कम से कम 2 पॉइंट होंगे, नॉट ऑन द सेम लाइन, कि जो सेम लाइन के ऊपर नहीं होंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? अब आप ही देख लीजिए कि एक लाइन बनने के लिए आपके 2 पॉइंट तो यूज हो रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपके ये दोनों पॉइंट किसी एक लाइन पे ना आए? क्या ऐसा हो सकता है कि ए को मैं अकेला छोड़ दूं और बी को मैं यहां लगा दूं, तो क्या लाइन बन जाएगी? तब भी तो लाइन ऐसे ही बनेगी ना। तो अगर मैं यहां पे 2 लगा देता हूं फिर तो ये नो हो जाएगा, और अगर 3 लगा देता हूं तो फिर ये यस हो जाएगा। ये है इसका मतलब। चलिए आगे भी क्वेश्चन पूछता है ये, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? क्या ये पोस्टुलेट्स आपके कंसिस्टेंट हैं? तो यस, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू द टू डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये कंसिस्टेंट है, ये लॉजिकली ठीक है। फिर पूछता है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? एक्सप्लेन। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट से लिए गए हैं? तो ये नो है, क्योंकि यूक्लिड में ऐसा कुछ नहीं समझाया हुआ है जैसा यहाँ पे समझाया हुआ है। नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ये जो पोस्टुलेट है ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट से नहीं है। दे फॉलो एन एक्सियम, ये तो एक्सियम को फॉलो करते हैं। और एक्सियम कौन सा था? गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। कि अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि ए और बी दिए हुए हैं, तो इनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है। ये आपका एक्सियम है और ये एक्सियम को फॉलो करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके 5.1 से। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और थोड़ा चैप्टर के बारे में भी पता चला होगा किस तरह का ये चैप्टर है।